जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैस सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। आज धमाकेदार लाइव फर्स्ट टाइम हो रहा है यूट्यूब पर और हमारी खुशकिस्मती है कि यूट्यूब पर जो सबसे ज्यादा जिन्हें देखा गया वो हमारे साथ मौजूद है। सरिता मैम हमारे साथ मौजूद है और पूरा जो है वो 1.5 साल हो गया। सरिता दीदी जो है वो अल्लाह पे माशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर इन्होंने किया हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं और सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फयाज भाई को कौन नहीं जानता, फयाज भाई को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो फयाज भाई की वजह से हम जाने जाते हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दीदी आपका बहुत शुक्रिया। पूरे पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको सैल्यूट किया जाता है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के वालिदैन की तरफ से आपको सैल्यूट किया जाता है। आपने जिस तरह एक बाप का साथ दिया, जिस तरह आप बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं। इंशाल्लाह आज लाइव में उन सब के हम नाम लेंगे और उन्हें खराजे तहसीन पेश करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। और हमारे जितने डाउट थे जो हम एजुकेशन में पढ़ते रहते थे, नहीं जी ऐसे होते हैं, फलां ऐसा होता है, फलां ऐसा होता है, सब झूठ है, सब झूठ है। इंडियंस आर ग्रेट, ग्रेट। और उन्होंने साबित किया, इस केस में उन्होंने साबित किया कि वाकई वो ग्रेट है और सबसे पहले वो इंसानियत को देखते हैं। मजाहिब उनकी नजर में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो आपका इंसानियत है। ये उन्होंने प्रूव किया है। इसके ऊपर आप यकीन करें, इतने लोग जुड़ते हैं और दुआएं करते हैं और बस मैं और क्या इनके बारे में कहूं। आज हमारा जो स्पेशल लाइव है, उन तमाम लोगों का हमने शुक्रिया अदा करना है जो एक बाप के दर्द को समझते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हैं, बच्चियों के लिए आवाज उठाते हैं। हम आगाज करते हैं और आपको मैं सिर्फ एक बात अच्छी बताना चाहता हूँ। शुरू में मैं हमेशा कोई अच्छी बात करता हूँ, किसी भी महफिल में बैठा हूं, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। जब से कायनात बनी है, जब से कायनात बनी है, खैर और शर, अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है शुरू से। जब अभी आ रही है, ये जो बुरे काम होते हैं, भगवान और अल्लाह सिर्फ हमें दिखाना चाहते हैं कि कौन सा शख्स बुराई के साथ बुराई को पसंद करता है और कौन सा शख्स अच्छाई को पसंद करता है। उनको तो मालूम होता है कि अच्छा कौन इंसान है और बुरा कौन है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने और अगर वापस आ गया तो हम बात करेंगे। जी जी दीदी, थैंक यू सो मच भाई। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप बिल्कुल रूबरू हुए हैं हमसे, नहीं तो आज तक हमने सिर्फ एक मुखौटा ही देखा था। और भगवान की दया से आज हम लोग यहाँ पे हैं आपके साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया, आपने इस लाइफ का हिस्सा बनाया। डेफिनेटली देखिए, हम अगर बहुत पीछे जाएं तो बहुत सारे लोग थे, सच में बहुत सारे लोग थे जो एक पिता के साथ खड़े थे। सब लोगों का जो एक माइंड सेट था बिल्कुल 4 बच्चों के ऊपर था, एक पिता के और 4 बच्चों के साथ में। लेकिन धीरे धीरे करते 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 जब एक साल एपी सिंह जी ने ऐसा खींचा कि उन्होंने मतलब एक च्युइंगम की तरह से उसको खींचा कि भाई मैं वकील, और हम लोग वही बेवकूफ बनते रहे कि वाकई में अगर ये वकील है तो ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और हम लोग इतने बेवकूफ बन भी गए कि वाकई में एक वकील भाई हमसे झूठ क्यों बोलेंगे, हमें क्या पता था वकील ही इतना झूठा है। तो बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, काफी खींचातानी थी, कश्मकश में भी थे। बट जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे थे आगे, हम लोग बस लाइवों में जाना, जिस तरह से मेरा कोई चैनल नहीं है तो मेरे को भी जहां से बुलावा आ जाता तो मैं भी अपनी बात रखने के लिए, एक पिता के लिए और सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए, जब हमें इस महिला का हकीकत का पता चलता है तो हम इस महिला को बिल्कुल भी हम वो नहीं कर किनारा करते हैं कि नहीं ऐसी महिला नहीं होनी चाहिए।
धीरे धीरे करते करते एक बीच में एक ऐसा मोड़ आया कि जब इस महिला ने हुकूमत चलाना शुरू कर दिया हमारे ही लोगों पे, हमारे यहाँ पे ऐसी हुकूमत चलानी शुरू कर दी इसने कि आप यकीन नहीं कीजिएगा कि जो लोग आज दुश्मन बने हुए हैं वो लोग पहले हमारे साथ में काम करते थे, हम उन लोगों के साथ में काम करते थे। फिर इसने फूट डलवाने की कोशिश की और बहुत ऐसी फूट डाल दी इसने कि अब वाकई में 2, 3, 4 हिस्सों में सारा वो हो गया है। जिन लोगों को बात करनी है वो बात कर ही लेते हैं, अदरवाइज तो फिर लाइवों में क्या होता है कि एक की रिकॉर्डिंग सुनाई, दूसरे की रिकॉर्डिंग सुनाई, एक की बातें बताई, दूसरे की बातें बताई। एक तो कॉल चाचा चला गया था और एक तो कॉल चाचा कहती है, गाली वो हमको दे जाती है, लास्ट में वो पाकिस्तान का नाम लिख लेती है। अब वो डायरेक्ट तो हिंदुस्तानियों को गाली दे नहीं सकती है, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड ऐसा है कि उसने हिंदुस्तानियों को भी गाली देना शुरू कर दिया। अभी कल की बात आप देखें कि कल की अगर आपने उसकी वीडियो देखी होगी, मैंने भी अभी थोड़ी सी देखी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसकी शक्ल देखने में। तो जिस तरह से वो हिंदुस्तानियों को भी और पाकिस्तानियों को भी और ज्यादातर उनको हैदर भाई को, जैसे बीच में भी उसने हैदर भाई को बहुत डिस्टर्ब किया। उसने सोचा कि मैं इसको जितना पॉइंट इसको जितना जितना पिन करूंगी ना, हो सकता है कि शायद ये पीछे हट जाए। लेकिन उसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान, जब वो बोलते कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ में है और पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान और जितने लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे हैदर भाई के साथ में है, उन 4 बच्चों के साथ में है। तो इस महिला ने इतना गंद मचा दिया, इस महिला ने पैसे देने शुरू कर दिए लोगों को कि मैं पैसे दूंगी आपको, आप गालियां दीजिए हिंदुस्तानियों को। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पक्ष 2 होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हम उन बच्चों के लिए अगर फाइट कर रहे हैं और कोई अगर सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है तो मैं नहीं मानती हूँ कि हम लोगों को आपस में लड़ना चाहिए। ठीक है, आप कीजिए उसको सपोर्ट, लेकिन उसको आप जब सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी गलतियां भी तो गिनवाइए ना, आप उसकी गलतियां गिनवाइए। जिस तरह से हम हैदर भाई के साथ में हैं, हैदर भाई के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, बट कोई उसकी गलती नहीं गिनवाता है। सबको तो लगी रहती कि एक महिला है, महिला है, महिला है। भाई, हिंदुस्तान में महिलाओं को उच्च स्तरीय उस पर रखा जाता है, लेकिन ऐसे भगोड़ियों को नहीं, या ऐसे जो इनलीगल आते हैं उनके लिए नहीं। अपने कानून को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अपने संविधान को हमने पढ़ा है, हम बाबा साहब को हम बहुत फॉलो करते हैं, उनके बनाए हुए संविधान पे चलते हैं। उसके बावजूद भी अगर इन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है तो मेरे को लगता है कि इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी भी पक्ष में बोलने का। अगर आप लोगों को संविधान के बारे में उसके लॉ लीगल उसके बारे में पता नहीं है तो आप लोग चुपचाप बैठे रहिए एक किनारे पे, आप देखते रहिए कि मोमिन सर क्या कर रहे हैं। फिर मोमिन सर पे तंज कसना, ये करना और अपनी लाइवों में जाके बोलना कि हम देखते हैं, हमने तो गालियां देनी है, थंबनेल भी लगाने हैं, क्या कर सकता है मोमिन मलिक, क्या नहीं, मतलब उन्होंने ये बोला कि हमको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत खींचातानी देखी 1.5 साल में, इतने परेशान हो गए कि मतलब अभी 3-4 ऐसे वो हो गए हैं, झुंड हो गए हैं कि जो किसी को गाली देते हैं, फिर उसके बदले में शाम को उनको उसका जवाब मिलता है। शाम को रात को वो सुन लिया, फिर अगले दिन में एक लाइव चलती है, फिर वो लाइव में वो बहुत सारे 24 घंटे की, सर अभी ऐसा हो गया है, क्या होगा, अब बच्चों के रिगार्डिंग क्या होगा, क्योंकि मुझे शाम को किसी न किसी की लाइव में जाना है, तो उसके बिहाफ पे मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। और जिस तरह से मेरे पास खबरें आती हैं तो मैं उन तक भी पहुंचाती हूँ। जिस तरह मेरे पास इनकी जो कोई बात आती है तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब उन लोगों के पास पहुंचाऊं, चाहे वो प्याज भाई हैं, चाहे वो फैजल भाई हैं, चाहे शाहिद भाई हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, मैं उन तक के पहुंचाऊं। और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जितने सारे लोग होते हैं कि मेरे पास जो खबर आती है मैं मोस्टली सबको पहुंचाती हूँ सिवाय आपके, क्योंकि आपको फिर बाद में वो बनानी होती है, न्यूज बनानी होती है, तो इसलिए आपको नहीं पहुंचाती हूँ। तो बहुत थक गई थी मैं, बहुत थक गई हूँ इन लोगों की गाली सुन के, और मैंने एक वो बिल्कुल भी मैं वो नहीं करती हूँ, मैं लड़ाई से दूर रहना चाहती हूँ। कोई मुझे कितना भी बोले, कोई मुझे कितनी भी गालियां दे, मुझे बहुत गालियां देते हैं कि पाकिस्तानी की लाइव में जाती है तो हिंदुस्तानी की लाइव में नहीं जाती है। मैं सबकी लाइव में जाती हूँ जहां मुझे इज्जत से बुलाया जाता है। मैं मेरे हिंदुस्तानी भाइयों की लाइव में भी जाती हूँ, हिंदुस्तानी बहनों की लाइव में भी जाती हूँ, लेकिन मेरे को पता क्या है, एक टांग इधर से खींचते, एक टांग इधर से खींचते, मैंने कहा खींच लो, मेरा तो कद बढ़ रहा है, जितना मर्जी खींचो, पर मैं नहीं, शुरू से और अब तक बिल्कुल भी कभी भी ये मन में नहीं आया कि मैं ये केस लीव कर दूं या इस केस से मैं दूर हो जाऊं, नहीं।
क्योंकि जब से मोहन मलिक सर आए हैं तब से तो हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी वो है, वो और बढ़ गई हैं कि नहीं अब हमें इस केस में रहना है। अब आप ये देखें कि मेरी गुलाम हैदर से जब भी बात होती है, पिछले दिनों आपको पता था एक इशू उठा था कि गुलाम हैदर ने मोमिन सर को मतलब थोड़ा सा वो, क्योंकि मोमिन मलिक सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, सिस्टम के भाई हैं। इसी तरह जमरान नासिर थे, और वो आप यकीन करें सरिता दीदी, वो सिस्टम के साथ लड़े थे। आपको पता मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं और गहराई में नहीं जाना चाहता, आप समझ रही हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारे सामने पर्सनालिटी है वो मोमिन मलिक साहब हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। बड़ी बात ये है, जब उनके लाइव आते थे ना, अच्छा वो लोग इस चीज को नहीं समझते, फयाज भाई वकील हैं, वो इस चीज को समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले आके जो गेम खेली ना, वो हम लोग समझ रहे थे, क्योंकि हम तकरीबन 35 साल से जर्नलिज्म में। उन्होंने आते ही केस पे केस डालना शुरू किए, केस पे केस डालना शुरू किए। अब हमें सारी समझ आ रही थी कि ये किस तरह अपना जाल पूरा बिछा रहे हैं, क्योंकि अगस्त से आपको पता है फिर इनके साथ क्या होने वाला है। की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे को डिस्कस करना अच्छी चीज नहीं होती, तो उनके लिए हम बात ही नहीं। और वो इतनी डिस्कस हो चुकी है, उनके ऊपर इतनी डिस्कस हो चुकी है कि अब मेरे ख्याल से डिस्कस भी शर्माने लग गई है कि इनके मुतालिक बोला क्या जाए। ठीक है, तो मैंने गुलाम हैदर को कहा, मैंने कहा भाई इस वक्त मोमिन मलिक जो है ना, पूरे के गुलाम हैदर से आप पूछ सकती हैं। मैंने कहा भाई आप शुक्राने के नफल अदा करें कि आपको मोमिन मलिक जैसा वकील मिला है, मोहब्बत करने वाला, एक फीलिंग को समझने वाला। वहां यहाँ पे आपको पता है वकील तो पैसे को देखते हैं और बाकी चीजों को देखते हैं। बहरहाल, और आपका हो गया, एक दो और करैक्टर है इंशाल्लाह आपकी जो है हवाले से, उनको हम यहाँ लाइव में इंशाल्लाह लाएंगे भी और बात करेंगे। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप लाइव पे क्यों नहीं आते, आप लाइव पे क्यों नहीं आते ना, तो मैंने कहा चले मैं लाइव पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो बातें हम लोग करते हैं और आपकी जिस तरह मैं सुनता हूँ तो मेरा भी दिल करता था, लेकिन वो दूसरे इतने काम होते हैं, कोर्ट कचहरी के इतने काम होते हैं, सारा ये वो, तो फिर वो बंदा ना बहुत एक तो मेंटली थका हुआ होता है। आपको पता है लाइव हो तो फिर लाइव होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, फिर लाइव होना चाहिए ना। फिर ये नहीं कि 10-15 बंदे बैठा दिए, तुम क्या कर रहे हो, फलां क्या कर रहे हो। फैसल भाई की लाइव में आपने बताया था, नहीं बल्कि फयाज भाई की लाइव में बताया था कि इसके वो कोई वीडियो डिलीट हो गई है यूट्यूब से। ये बहुत चालाक महिला है भाई। इसने फिर रिक्वेस्ट डाली और उसमें ऑप्शन आप तो इसके खिलाड़ी हैं यूट्यूब के, और वो रिक्वेस्ट इसकी ना एक्सेप्ट हो गई, वो फिर से वापस आ गई है वो वीडियो। रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ आप लोगों से, मेरे को एक चैनल बनाया है उसने, उसमें 300 समथिंग थे तब, तो जब उसने ये वीडियो अपलोड की थी तब 250 थे, और जब मैंने देखी तो तब 300 कुछ थे। तो उसके लिए बहुत भीख मांग रही थी कि आपसे बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि सीमा सचिन मस्ती जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी भाभी को हेल्प कीजिए, हमें बहुत सख्त जरूरत है आपकी, क्योंकि इसको भी पता है कि भाई जो ऑर्डर आ रखे हैं उन ऑर्डर के अनुसार जो है जितने भी चैनलों पे ये अपना थोबड़ा दिखाएगी ना, उतने चैनलों पे इसको पैसा तो मिलने वाला नहीं है। और आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा जो कदम उठा रहे हैं सर, तो धीरे धीरे करके इसके जो वो है चैनल है, उन चैनलों को डिलीट करने के लिए भी वो आगे फाइट करने वाले जी। अच्छा दीदी, एक और बात नहीं समझ आई, जिस तरह आप भी बताती हैं, हर लाइव में बताती हैं, ये जो बोलती है कि मेरे साथ जो पावर है मुझे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, और जनाब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपकी जो सिक्स सेंस है वो क्या बोलती है, ये किस पावर की बात कर रही है, और ये मतलब क्या कहना चाहती, क्या मैसेज। और आप देखें जिस तरह मोमिन मलिक सर केस पे केस कर रहे हैं, और जिस तरह जो कुछ कर रहे हो वो बड़ी मुतमिन दिखाती, तो मुतमिन है बहुत परेशान वो, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि
हम लोग फेस रीडर भी है ना, हम शक्ल देख के पहचान जाते हैं बंदे की कि भाई ये अब वो बहुत ज्यादा परेशान भी है, लेकिन वो भी अभी डाउट में है कि जो इसकी पावर है, जिसको ये पावर समझती है, वो किसी वक्त भी इसके सर से हाथ उठा लेंगे, किसी वक्त भी, ये मैं बता दूं आपको, जो भी है। ठीक है, अच्छा उन्होंने उठा दिया। तो अब तो जो और हैं वो जिस तरह से नाम ले रही है, मैं नाम उनके नाम की पुष्टि नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे दोबारा सुनने को नहीं मिला है, किसी एक ही चैनल पे मुझे सुनने को मिला है। मैं उस नाम की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर इतने बड़े नेता के बेटा इसको शरण देंगे तो वो क्या बोल के देंगे? जिस तरह से 24 घंटे योगी मोदी जी के लिए वो करती रहती है, ये ना तो ये योगी जी की फूफी की लड़की है, ना ये मोदी जी की फूफी की लड़की है, ना ही उन लोगों के पास इतनी तुच्छ सी महिला के लिए कोई वो है, टाइम है। उन्होंने अपना बिल्कुल उन्होंने लोगों को जिनको बोलना है, जिनकी ड्यूटीज है, उनको बोल रखा है। और बहुत जल्द जिस तरह से अभी मोमिन सर है, निर्णय आएगा, केसेस डाल रखे हैं, यहाँ भी नहीं, बाकायदा इसको चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा केसेस पे। तो 3 केस तो चंडीगढ़ ही इसको जाना पड़ेगा केस पे। उसके बाद देखते हैं, जैसे मोमिन सर ने बोला है कि अभी यहाँ पे हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये गिरफ्तार हुए थे हरियाणा से, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो गुड एंड वेल, नहीं होते हैं तो मोमिन सर का थोड़ा सा एक वो है कि मैं इसको हरियाणा में ट्रांसफर करूं, और हरियाणा में ट्रांसफर हो गया तो किसी का बाप नहीं रोक सकता है इसको जेल जाने से, चाहे इसका भाई आए, चाहे इसका बाप आए, चाहे इसका दादा आए, कोई भी आए। कोई बड़ी हस्ती ऐसी है ही नहीं। अब हस्ती बोले तो पॉलिटिकली, अगर कोई ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे एक को बोलते थे थार वाला है, कोई कार वाला है, छोड़ गए ना सब, छोड़ गए सब, जिन्होंने इसको बहुत पैसा भी दिया, काफी पैसा दिया है, बहुतों ने इसको पैसा दिया है, वो तरह से छोड़ गए। सारा जो एक तो इनका ग्रुप था वो हो गया अलग। अब कुछ लोग होंगे, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं है, क्योंकि ये अपने मुंह से इसने अपने मुंह से कबूल किया है, और वो मोमिन सर उसको जवाबी कर आए हैं उसमें कोर्ट में। तो इसने अपने मुंह से कबूल किया है कि मैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं ऐसी, मेरे जो पर्दे के पीछे से हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का हाथ है, तो हम भी देखना चाहते हैं 6 फुट 7 फुट 10 फुट कितने फुट के हैं, तो वो हम भी देखें जरा। जब ये महिला, मैं बता दूं दीदी, मेरी बात सुने, ये लोगों को बताने के लिए ये सारा कुछ करती है, बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े हाथ हैं। ये एक कोई छोटा मोटा सियासतदान, हमारे यहाँ एमपीए वगैरह होते हैं पाकिस्तान में ना, इलाके के हो गए या इधर उधर के हो गए, ये कोई ऐसी छोटा मोटा सा कोई बंदा है जो थोड़ा बहुत इसको कर रहा है, वो बाकी जो बात करता है, बात समझ नहीं आ रही। एमएलए तो डेफिनेटली ना, रघुपुरा के एमएलए हैं जो डेफिनेटली है इनके फेवर में, ये तो मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ये तो मैं पब्लिकली बोल रही हूँ जी। हाँ, इस पे तो हम भी कंफर्म है। अच्छा, दूसरी बात सरिता दीदी, हमारे यहाँ पर जब भी कोई केस होता है, कोई कत्ल का केस हो गया या कोई इस तरह का केस हो गया, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सहूलतकार होता है, मतलब जिसने मदद की, वो उतना ही मुजरिम है जितना जो बंदा जुर्म करने वाला है। ठीक है, देखें, मेरी नजर में सचिन और नितरपाल वो बराबर के शरीक हैं, बराबर के। ठीक है, उन्होंने सहूलतकारी की, उन्होंने इसको एंटर करवाया, अपने घर में इसको पनाह दी, ये जो 20 दिन छुपी रही। ठीक है, आप ये देखें, 50 डेज आप ये देखें दीदी कि अगर ये वहां ना जाती, वो जो एक वकील साहब थे, उन्होंने पुलिस को बताया कि इस तरह पाकिस्तानी महिला आई है और बच्चे चच्चे लेके, तो वहीं से केस खुला ना सारा जी। ये कितना बड़ा जो है 2 नंबर काम कर सकती थी इंडिया में, आप मुझे ये बताएं, कितना बड़ा। मैं अगर आपको 2-3 बात ऐसे बताऊं कि जो इसने अपनी वीडियोस में बोली हुई है, और वो वीडियो इसने प्राइवेट रखी है। इसने एक वीडियो में बोला, किसी ने इसको नीचे से पूछा कि भाभी आप घबरा तो नहीं रही हैं, जिस तरह से मोमिन मलिक साहब आप पे डिफेमेशन का केस डाल रहे हैं, और सचिन के ऊपर और एपी सिंह जी के ऊपर, तो ये बहुत कामली कूल डाउन होके बोलती है, कहती है
आप लोग आगे आगे देखिए, मैं बहुत बड़ा धमाका करने वाली हूँ। तो वो धमाका क्या है आई डोंट नो। देन एक बार फिर कोई इसको बोलता है कि भाभी अभी तो आपके ऊपर इतने सारे केस हो गए हैं, 11-11 केसेस हो गए हैं, क्या आप अभी भी घबरा रही हैं? और आपको बोला जा रहा है कि आपके साथ से बच्चे भी छीन लिए जाएंगे और हैदर आ रहा है। बोला आप लोग देखते जाइए, क्योंकि सारी बातें बोलने की नहीं होती हैं, कुछ बातें यहाँ रखने की होती हैं। जब बोलने का वक्त आएगा तो उस टाइम पे मैं बोलूंगी आपको। तो हो सकता है इन्होंने भी कुछ सोचा हो, लेकिन जहां तक मेरे को एपी सिंह जी के ख्याल से मैं बताऊं आपको, तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी तरफ से वो तो अभी वकालतनामा में उनका नाम है नहीं। अगर वो कोई दूसरा वकील करते हैं तो तब जाके पता चलेगा कि क्या है, या किसी से इन्होंने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी कर रखी है, किसी से ऐसी बातें कर रखी हैं। और जितनी सारी बातें एपी सिंह जी ने आके बोली, वो सब दिखावा है, कुछ भी सही नहीं है। जितना उन्होंने लोगों को डराना था, उन्होंने बोला कि हमने राष्ट्रपति के यहाँ ये डाला, हमने वहां एप्लीकेशन डाला, हर जगह के लिए वो सारा एक दिखावा था। परसों उन्होंने मॉब लिंचिंग का बोल दिया कि भैया यहाँ तो सीमा हैदर के साथ में मॉब लिंचिंग हो रही है। सर आप हमारे साथ में कितनी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? आप हमें थ्रेड कर रहे हैं। तो आपको तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप थ्रेड मत कीजिए, क्योंकि अभी आप इस केस में सिर्फ एक भाई का किरदार निभा रहे हैं। आप उसके बाद हमें थ्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको केस में अभी वकील भी नहीं है, वकालतनामा में तो आपको वकालतनामा में नाम ही नहीं है। आप हर बार बोलते हो, आपको तो 24 घंटे वो चेंज होते रहते हैं। आप कभी बोलते हो कि इसका जो है गद्दार तेरे घर वाले हैं जी। उसने सीमा की तंगी देख ली। जब ये खुद 7-8 हजार रुपए की उधर जॉब करता था किराना स्टोर पे, इसने अपने बाप की तंगी नहीं देखी, इसने अपनी माँ की तंगी नहीं देखी, अपनी बहन की तंगी नहीं देखी, इसने सीमा की तंगी देख ली। ठीक है, मसला ये है कि ये लोग जिस तरह के थे आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनके पास आ गई है नोटों वाली मशीन। ठीक है, इनके पास आ गई है नोट निकालने वाली मशीन। सीमा हैदर, ये सिर्फ उसको इसलिए इन्होंने रखा और पनाह दी हुई है, नहीं तो इनकी आप सिर्फ तस्वीरें उठा लें जब ये पकड़े गए हैं, तो आप सीमा को भी देख लें और सचिन को भी देख लें। ठीक है, दोनों की शक्लें देख लें, वो शक्लों से पता चल जाता है ना। वो हमारे यहाँ पंजाबी समझती हैं आप? वो पंजाबी में हमारे कहते हैं कार दे वेड़े तो कार दे पाक पता चल जाते हैं। मतलब घर का जो सहन होता है ना, वहां से घर के हालात पता चल जाते हैं। तो इन दोनों की जब मैंने शक्लें देखी, मैंने कहा ये भागी और जिसने भगाया, यार ये तो दोनों एक तरह के हैं। मतलब या तो बंदा ये कहे ना कि यार इसने क्या किया। मिसाल के तौर पे सचिन की बात करूं, मैं कहूं यार ये इसने क्या किया है। अब सीमा को देखूं तो मैं कहूं यार इसने क्या किया। शुरू की तस्वीरों की बात कर रहा हूं। अभी तो वो आपको पता है 6 किलो का मुंह पे लगता है पूरा ऐसे। वो जब लाइव खत्म करती है उसके बाद ऐसे करके उतारती है ना, असल वो कुछ भी नहीं, लाइव से पहले आती है, आटे का उसने तोड़ा रखा है, उसमें मारती है मुंह मार के। तो सचिन भी है अभी, सचिन तो बगैर फिल्टर के आ ही नहीं सकता। वो फिल्टर के बगैर आ ही नहीं सकता, वो फिल्टर लगा के आता है। तो हम लोग तो सोशल मीडिया के लोग हैं, 25-30 साल इसी काम में हो गए, तो हम फौरन बता देते हैं यार ये फिल्टर हुआ हुआ है, ये फलां चीज हुई हुई है। अब जिस तरह मेरे बैनर्स हैं, अल्लाह पे जो मेरे बैनर्स लगते हैं, वो आप देखती हैं वो कितना एडिट हुए होते हैं ना सारे। तो हम सारी चीज को कर लेते हैं। अच्छा, इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त मेन है वो गुलाम हैदर भाई की एंट्री है इंडिया में, जिसके बाद तहलका मचना है इंडिया में। तहलका, इसके बाद आप ये लगा लीजिए कि बिल्कुल थाली ऐसी है ना, ये थाली ऐसे होने वाली है रियोले में, और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मोमिन सर जो हंगामा करने वाले हैं ना, मतलब हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। आप कभी मोमिन सर से पर्सनली बात कीजिएगा, अगर आपके पास नंबर है, मजा आ जाएगा आपको, मजा। मुझे पता है, मेरी बात सुने, आपको पता है मोमिन सर तकरीबन 1 वीक हो गए बिल्कुल खामोश है।
बिल्कुल खामोश है, ठीक है। अब मैं उनको एक तो परेशान करती रहती हूँ, आपको पता सुनिए, है मैं आपको भी परेशान करती रहती हूँ, कुछ भी बात होती है ऐसे में उनको परेशान करती रहती हूँ। अच्छा, अब एक थोड़ा बहुत उनके गले का भी मसला है, वो सारी चीजें हैं, हाँ जी, लेकिन वो ऐसे ही खामोश नहीं हुए, वो किसी वजह से हुए हैं। और अब वो जब आएंगे ना, तो आप ये लगा लीजिए कि कल भी मैंने मोमिन सर से बात की, परसों में मैंने मोमिन, लेकिन क्या करूं, मेरे को कोर्ट जाना होता है और केसेस में ऐसा चीखना चिल्लाना होता है, और मैं फिर आप से बाहर हो जाता हूँ। जब मैं बोलना शुरू कर देता हूँ फिर मैं आप से बाहर हो जाता हूँ, फिर शाम को फिर वही हो जाता है। मैंने कहा नहीं, आप डेली मैं गर्म पानी पीजिए। मैं रामेश सर कहता को हूं ऐड कीजिए, रामेश सर को ऐड कीजिए, वो प्राइवेट में कमेंट कर रहे, मैसेज कर रहे हैं, अच्छा, उनको ऐड कीजिए जी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अभी हमें इजाजत भी नहीं है बोलने की, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि जो उनका काम है उसमें हम दखल अंदाजी करें। वो काम उनका है, हम उनके पीछे हैं, और कुछ अंदाजा है भी हमें कि वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या कर दिया है और कितनी सारी उस पर अच्छा, काम कर रहे हैं। और सेकेंडली, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता और शायद आपको भी नहीं पता है, एक बात मैं और बता दूं, जो पर्सनल अटैक उन पे हो रहे हैं ना, अब ये पब्लिकली नहीं हो रहे हैं, अब ये पर्दे के पीछे हो रहे हैं। अब जी जी पता है। उनको भी शॉर्ट आउट करते हुए, हाँ, अब उनको भी शॉर्ट आउट करते हुए आ रहे हैं, उनसे भी जूझ रहे हैं, अपने केसेस से भी जूझ रहे हैं। और ये वाले जो केस हैं, आप ये लगा लीजिए कि वो कितने लोगों से फाइट कर रहे हैं मैंने जी। मेरा ये लाइव शुरू हुआ था, मेरा पहला जुमला था और यही था कि मोमिन सर सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टम के साथ लड़ ये रहे बात अभी हैं, कोई नहीं जानता। और एग्जैक्ट। जितनी जान को खतरा मोमिन सर की, खामोशी तोड़ी है कि बड़े अरसे बाद लाइव जो है वो बहुत सारे लोग इस चैनल के बारे में ये काम करने के लिए को लाइव करना चाहिए। प्यार सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है, वॉइस, थोड़ा दोबारा हाँ, एक बार लीव कीजिए थोड़ा आप ऊंचे दोबारा। बोले ना। अच्छा, वो भी तो वकील है ना, सारे दिन भर उनको भी बोलना पड़ता है, तो फिर थोड़ा हो जाता है घर में। जी, वो मुझे लगता है इस जी। वक्त उनके ना डिनर का टाइम था, वो बड़ी खामोशी से निकल के गए हैं। हाँ, बड़ी खामोशी से निकल के गए हैं, हाँ डिनर जी, हाँ वगैरह जी, हाँ करके जी, आए हैं हाँ जी। फयाज भाई, बड़े तेज हैं फयाज भाई। हाँ, डिनर का टाइम था, क्योंकि जब हमारी लाइव होती तो मुझे बोलते हैं सरिता मैम थोड़ी देर रुकिएगा, 15 मिनट में बस डिनर करके आया। हाँ आप चोरी चोरी डिनर करने गए थे भाई। भाई देखे ना माशाल्लाह पे डिनर नजर भी तो आ रहा है। अच्छा फयाज भाई, मैं जो ये बात कर रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ ना कि मोमिन मलिक सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं। बात नहीं उठा सकता जिस तरह से शाहिद हुसैन या आप कर सकते हैं या महरीन सप्तान कर सकती हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट है, आप लोगों का ये काम है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन से सवालात करने हैं और उसमें किस तरीके से चीज़ों को प्रोमिनेंट करके सामने रखना है। तो ये आज का लाइव जो है वो बहुत सारे लाइव जो हम करते रहते हैं उनसे बेहतर सरिता मैम को भी फील हो रहा होगा, और मुझे भी फील हो रहा है कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का लाइव और एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल, हमें मिला है कि जिसके ऊपर अपनी बिल्कुल, बात रखी जा सकती है। और सेकेंडली जो आपने बात की कि जो पहले आपने लाइव के स्टार्ट में बात की, आप देखें कि 38 मिनट्स के बाद वही बात, उसी बात पे कंक्लूजन आ रहा है कि मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट। अब प्रॉब्लम यह है कि कानून तो मौजूद है, हम ये कहते हैं कि जी शायद कोई कानून मौजूद नहीं है। भारत का कानून बहुत जबरदस्त है। अब कानून ने तो बता बिल्कुल दिया, अगर कोई शख्स कोई तारों के नीचे से आएगा, कोई इलीगल तरीके से आएगा तो भाई उसके लिए ये सजा है। हम कानून को तो बुरा भला तब कहें कि अगर कहें कि यार ये तो बंदा तारों के नीचे से आ गया, इसके लिए तो कोई कानून ही नहीं है। भाई कानून बनाने वालों ने तो कानून बना दिया कि अगर कोई आएगा तो उसकी ये सजा होगी, इसके ऊपर सेक्शन 14 लगेगा। अब कानून को इम्प्लीमेंट किसने करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ने कानून को हरकत में लाना है, जिसमें एजेंसियां आ जाती हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे आ जाते हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है जुडिशरी के जरिए, जिसका काम ही सिर्फ यह है कि जिसने कानून में इम्प्लीमेंटेशन करवानी, जिसने कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, और कानून की इंटरप्रिटेशन करनी है, तशरीह करनी है,
जहाँ पे कोई कानून में एम्बिग्विटी होगी उसके ऊपर अदालत में बड़े जो जजेस हैं उसमें उसके ऊपर अपने ओपिनियन देनी है, उसके ऊपर अपना कंसेंसस देना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि जब कानून इतना क्लियर मौजूद है, कानून तो है कि 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करें। अब वो चार्जशीट नहीं फाइल करता तो उसमें वो अपना ऑब्लिगेशन नहीं सही तरीके से परफॉर्म कर रहा, जो कि उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज की वो सरकार से पे ले रहा है। तो उसमें ना सरिता का फॉल्ट है, ना आपका फॉल्ट है, ना मेरा फॉल्ट है। यही वजह है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन सही काम नहीं करती, इदारे सही काम नहीं करते और कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा होता है, तो फिर सरिता मैम, आप जैसे लोग और बहुत सारे हमारे दोस्त वो फिर मैदान में आते हैं और वो उसके ऊपर आवाज उठाते हैं कि यार ये ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। और यही वजह है कि पिछले 1 साल से इस पे डिबेट हो रही है। और आप एक चीज देखें कि अभी जो मोहम्मद मलिक साहब के आने के बाद चेंज आया है, अभी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं चीजें, लोगों की मेमोरी आप कह लें कि कुछ अरसे के लिए होती है। तो आप एक चीज देखें कि उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी आए जिन्होंने कहा हमारी गाड़ी हिट हो गई और हमें ये नहीं पता कि हमने उसकी कंप्लेंट लॉन्च करनी है या नहीं करनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुआ, हमें उससे यही लगा कि यार ये तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। एपी सिंह जो है वो तो कोई अनबीटेबल पर्सनैलिटी है और सीमा हैदर भी अनबीटेबल पर्सनैलिटी है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। परसेप्शन ये था। लेकिन जब मोमिन मलिक साहब आए तो शुरू में तो ऐसे लगा कि मोमिन मलिक साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑनेस्टली बात है, शुरू में जब कुछ चीजें नजर आई कि यार ये किस बंदे को वकील कर लिया, फिर जब इनकी प्रोफाइल के बारे में सर्च किया, अच्छा इनका ये बजरंगी भाईजान है, सबने सर्च किया। श्रीता मैम ने भी किया होगा, मैंने भी किया, मुझे तो शायद श्रीता मैम तो पहले जानती हूँ, लेकिन मैं पहले से जानती हूँ। सर एक मिनट, सबसे पहले जब मोमिन सर आए ना सर, जी मैं बर्थडे से स्टार्ट हुआ हूँ उनकी, और मैंने उनको रीड करना शुरू किया केसेस, यकीन करें, और विद इन 12 आवर्स सरिता दीदी, विद इन 12 आवर्स मैंने जितनी यूट्यूब की उनकी वीडियोस थी वो मैंने देखी, मैंने उनके जितने केसेस थे वो मैंने देखे। फिर मैंने कहा नहीं, ही इज अ राइट मैन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ पे और मैं इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि बजरंगी भाईजान उनको क्यों बोलते हैं, तो लोगों को अब इसके द्वारा उनको पता चला है। जी जी जी, वो जब आए फिर उसके बाद अपना क्या नाम है, इंसार बन, अगर ये दो मालिक अलहदा होते ना तो वो सिनेरियो कुछ और था। आप इंडिया और पाकिस्तान आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, हमें इसके ऊपर बात करने की जरूरत ही नहीं। अब क्योंकि ये ऐसे दो देशों का मसला है, अब आप क्या समझती हैं कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट बच्चों के हवाले से दाखिल की जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है इस केस में कि नहीं पड़ सकता? फयाज भाई से भी क्वेश्चन है और आपसे भी। नहीं, वो मुझसे ज्यादा अच्छा जवाब तो फयाज सर दे सकते हैं, बिकॉज़ ही इज द लॉयर। जी फयाज, मैं इसमें ये कहूंगा, मैं तो इसमें एक ही बात करूंगा कि जब मोमिन मलिक है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो इसमें मैं सूर्या भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सूर्या जी आ गए हैं जी, सूर्या वर्मा जी। सूर्य वर्मा भाई राधे राधे जी, उनको लिंक नीचे शेयर कर दे, मैं कर देता हूँ कमेंट में, अगर वो ऐड होना चाहते हैं तो उनको कर लें। नहीं, मंजू जी को बुलाइए, ये फेक आईडी है, ये कल वाली आईडी है, वो गलत नहीं बोलती है, बस वो सूर्य वर्मा भाई की फेक आईडी है जी। अच्छा, मैं इसमें ये कह रहा था सरिता मैम के, जिस तरह से आपने देखा कि जब मोमिन मलिक साहब आए, मैंने भी जल्दी से गूगल किया, इधर उधर से देखा। उससे पहले हम अपने गेस कर रहे थे कि जो निर्भया केस में इनके अगेंस्ट वकील थी एक लेडी सीमा साहिबा, वो आ जाए। हम ये अपना गेस कर रहे थे क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए, हम उस तरह से चीजों को नहीं देख पा रहे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि कौन सा वकील होगा एपी सिंह के अगेंस्ट, क्योंकि उसने बहुत बड़ा प्रोपोगंडा कर दिया था मीडिया के ऊपर, और उसको इस तरह का हम सोच रहे थे कि यार कौन सा ऐसा वकील होगा जो दबंग भी हो, जो हर लिहाज से बात करना भी जानता हो, जो डरे भी ना, भिखे भी ना, और इसका मुकाबला कर सके। तो आपने देखा कि जब मोमिन मलिक साहब आए तो मैंने भी जल्दी से गूगल किया, फिर मैंने देखा कि मैं कहा यार वकील तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा शरीफुल नफ्स इंसान लग रहे हैं।
और एपी सिंह के लिए थोड़ा सा सीधी उंगली से घी ना निकले, तो फिर इस तरह के इंसान होना चाहिए जो थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी चीजों को मैनेज कर रहा है। तो मैं कहा मोमिन मलिक साहब जो है ना, ये तो बजरंगी भाईजान शरीफ ही लग रहे हैं। तो मैं कहा अल्लाह खैर करे, अब क्या होता है। मलिक साहब के उन्होंने प्रूव किया कि वो एक बहुत जबरदस्त किस्म के वकील हैं। और आप ये देखें, ये तो कोई सोच नहीं सकता था कि एपी सिंह उसके घर नहीं जाएगा। वो हम कहते थे यार ये पाबंदी लगेगी इसके ऊपर, ये मानेगा बात को, लेकिन आपने देखा कि अब वो नजर ही नहीं आते। वो एपी सिंह जिन्होंने उसका दफ्तर, उसको घर का दफ्तर बनाया हुआ था, उठते बैठते आते जाते वहां पे वीडियोस बनती थी, अब उन्हें पता ही कोई नहीं है वो किधर है। दफ्तर आपने गलत बोल दिया, वो बाद में मैं बोलूंगी, आप क्लियर कीजिए। हाँ। एक क्वेश्चन मेरा सरिता दीदी आपसे, एक क्वेश्चन जी, अरे तेजो सर का आंसर खत्म नहीं हुआ भाई। तेजो सर सॉरी, खत्म कर लीजिए। मैं उसमें यही कहूंगा, हाँ मैं उसमें यही कहूंगा कि मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट तो है, सिस्टम तो है। ये नहीं होता कि यार सिस्टम खराब है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाए। इधर खराब सिस्टम को दुरुस्त करना ही तो वकीलों का काम है और जुडिशरी का काम है। तो अगर ये सिस्टम खराब है तो इसमें इंशाल्लाह इसी सिस्टम में रहते हुए एक इतना बड़ा वकील, इतना एक्सपर्ट अपनी फील्ड में बंदा इंसाफ नहीं ले पाता, तो मेरे ख्याल में इससे डिसअपॉइंट होंगे जो आम लोग हैं। तो मेरे ख्याल में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाना चाहिए, मोमिन मलिक साहब को प्रूव करना चाहिए। और यही इदारे आप देखें कि इंसाफ देंगे। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल निर्भया केस है। 8 साल तक वो केस लटका और उसमें पूरा ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर इदारे का फोरम जो है वो उसमें पूरा किया गया। लेकिन एट द एंड हुआ क्या? वो इदारे जो कार्रवाई नहीं करते थे, वो इदारे जो उन मुल्जमान को सेव करने में लगे हुए थे, एक वकील, एक पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन पैसा हर चीज। लेकिन आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या निकला, एट द एंड वो उनको क्या सजा हुई और वो लोग एक एग्जाम्पल बने, इस सिस्टम में बने, भारत की अदालत ने किया। तो ये यहाँ पे भी मुश्किल है, होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा कि भारत भाई छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। और वहां पे कैस हुई, आप इस चीज को इमेजिन करें, कानून 100 साल पुराना है। सिविल केस में अगर आप डेट लेते हैं तो 1 महीने की तो कानून इजाजत देता है, आप डेट ले सकते हैं। 12 डेटें पड़ी तो साल गया। अब आप जज को कह ही नहीं सकते कि यार शॉर्ट डेट करें। जज कहता है भाई मेरे लिए सब केस इंपॉर्टेंट है, मेरे पास रोजाना के 300 केसेस लगे हुए हैं। वकील साहब क्या बाकी केस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आप अपना एक केस लेकर आ गए, मेरे लिए तो सब केस इंपॉर्टेंट है, मैंने तो सबको डिसाइड करना है। तो 300 केसेस की जो लिस्ट होती है ना एक दिन में, उसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है, जजेस की तादाद कम है। आप ये गूगल पे जाएं, सर्च कर सकते हैं, भारत में जजेस की तादाद उस हवाले से कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। पेंडेंसी क्यों ज्यादा है? जब एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं करेगी, आज आके वो मामला आ जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में गतियां वो बनती जाती हैं, केसेस बढ़ते जाते हैं, जिनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है और टाइम जो है वो फिर लगता है। लेकिन ये चीज है, इस वजह से थोड़ा सा फिर जो शार्प किस्म के क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, वो इस तरह के डिलेस केस में बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह से कानूनी नाकाबंदी की है, जब हम बतौर वकील सोचते ना यार ये स्टेप लेना चाहिए था, वो कोई स्टेप ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने ना लिया हो। तो इस हवाले से मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप लोग देखेंगे कि ये जो एसएचओ है, ये सारे लोग, ये सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप देखिएगा ये खड़े होकर सलाम ठोकते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, जब कोई नहीं मानता फिर उसके लिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी कोर्ट ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया, वो अगर एसएचओ नहीं मानता तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नोटिस आएगा, फिर वारंट आएगा। तो लेकिन चीजें तो बढ़ेंगी आगे आगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो मैं बस जितने भी लोग हैं उन सबको आपके प्लेटफॉर्म से कैस भाई यही कहूंगा कि वो पहले की तरह इस केस के साथ जुड़े रहें और ये केस बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और मोमिन मलिक साहब के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पूरे भारत की, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के लोगों की आपसे उम्मीदें हैं और आप बेहतरीन वकील हैं और आप प्रूव करें कि आप वाकई जबरदस्त वकील हैं। और मुझे जो नजर आ रहा है ना कैस भाई, इस केस में सीमा हैदर के साथ साथ कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अंदर जाएंगे जो पहले सस्पेंड हो चुके हैं कुछ, और आने वाले वक्त में जो अभी आपने देखा बात लंबी हो रही है, कुछ यूट्यूबर थे, अभी सरिता दीदी ने बात की कि वो ऐसे समझ रहे थे, वो ऐसे पोस्टर लगा रहे थे खवातीन की कि जनाब उनके अगेंस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो जनाब पता नहीं क्या है, मोदी जी की सीट पे वो बैठे हुए हैं, उनको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। वो एफआईआर कट गई, वो नजर ही नहीं आए, वो ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे कहाँ पे है। तो ये चीज देखें।
एक बात बोलना चाहूंगी, अभी सूर्य भाई जी नीचे आए हैं, ब्लू कलर का उनका वो है, सूर्य भाई जी को ले लीजिए। जो पहले वाली आईडी थी वो फेक थी, अभी सूर्य भाई जी आए हुए हैं। लेकिन मुझे पता है सूर्य भाई जी आते ही मुझे सरिता बहन राधे राधे बोलते हैं, तो सूर्य भाई जी नीचे हैं। तो सूर्य भाई प्लीज आप ऊपर आए जी। थैंक यू। मैं ऑडियो पे हूँ, सरिता मैं इधर हूँ, आप लोग जारी रखें जी। सरिता दीदी, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, तो मेरे वाला लिंक उनको अगर आप सेंड कर दे तो वो भी इन हो जाएंगे। नहीं, लिंक मैं सेंड करने जाऊंगी तो फिर मुझे लीव करना पड़ेगा। अभी चले अच्छा। गए हैं, अभी चले गए हैं शायद, क्योंकि उनकी कल की एक आईडी हमारे पास आई थी तो वो फेक थी, वो हमने देखा तो वो फेक थी। जो अभी आए थे उनका ब्लू कलर का वो